नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। उसकी जिंदगी कितनी भागम भाग भरी हो गई है। बाई तो बस बंधा बनाया काम करती है, बाकी सब तो उसे ही देखना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर लंच पैक कर सुमित को ऑफिस रवाना करना, विशु को संभालना, खुद तैयार होना, विशु को रास्ते में क्रच छोड़ना, कॉलेज पहुंचना, लौटते समय विशु को लेना, घर पहुंचकर सुबह की बिखरी गृहस्थी समेटना और उबासियां लेते हुए सुमित का इंतजार करना। थके हारे सुमित रात को कभी 10 तो कभी 11 बजे लौटते, कभी खाए और कभी बिना खाए ही सो जाते। मधु जानती थी प्राइवेट नौकरी में वेतन ज़्यादा होता है तो काम भी कसकर लिया जाता है। यद्यपि पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। सुमित 8 बजे तक घर लौट आते थे और शाम का खाना दोनों साथ खाते थे। लेकिन जब से सुमित की कंपनी के मालिक की मृत्यु हुई थी और उनकी विधवा ने सारा काम संभाला था, तब से सुमित की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई थी और उसने देरी से आना शुरू कर दिया था। मधु शिकायत करती तो सुमित लाचारी से कहते, क्या करूं डियर, आना तो मैं भी जल्दी चाहता हूं, पर मैडम को भी काम समझने में समय लगेगा, उन्हें बताने में देर हो जाती है। एक विधवा के प्रति सहज सहानुभूति मानकर मधु चुप रह जाती। शादी से पहले की प्रवक्ता की अपनी नौकरी वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका पढ़ने का शौक शादी के बाद तक बरकरार था, इसलिए अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर वह लाइब्रेरी से पुस्तकें लाती रहती थी और देर रात सुमित का इंतजार करते हुए उन्हें पढ़ती रहती। हालात से अब उसने समझौता कर लिया था, पर कभी कभी कुछ बेहद ज़रूरी मौक़ों पर उसे सुमित की गैर मौजूदगी खलती भी थी। उस दिन भी वह ऑटो में गृहस्थी का सारा सामान ले 2 घंटे बाद घर लौटी तो थककर चूर हो चुकी थी। गोद में विशु को लिए उसने दोनों हाथों में भरे हुए थैले उठाने चाहे तो लगा चक्कर खाकर वहीं न गिर जाए। तभी न जाने कहां से मणिकांत आ टपका था। मणिकांत उसके कॉलेज की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन था। तुरंत फुरत मणिकांत ने मधु को मैस सामान और विशु के घर के अंदर पहुंचा दिया था। शिष्टावश मधु ने उसे चाय पीने के लिए रोक लिया। वह चाय बनाने रसोई में घुसी तो विशु ने पॉटी कर दी। मधु उसके कपड़े बदल कर लाई, तब तक देखा मणिकांत 2 प्यालों में चाय सजाए उसका इंतजार कर रहा था। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, मैं तो आ ही रही थी। मधु को संकोच ने आ घेरा था। तकलीफ कैसी मैडम, आपको इतना थका देखकर मैं तो वैसे भी कहने वाला था कि चाय मुझे बनाने दें, पर अच्छा बैठो चाय पियो। मधु ने सामने के सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा तुम इधर कैसे आए? इधर मेरा कज़न रहता है, उसी से मिलने जा रहा था कि आप दिख गई। चाय पीते हुए मणिकांत ने पूछा, मैडम साहब कहीं बाहर नौकरी करते हैं? अरे नहीं, इसी शहर में है, पर दफ्तर में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए घर देर से आते हैं। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। मधु कह तो गई, पर फिर बात बदलते हुए बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ पिताजी हैं जो गांव में रहते हैं, शादी अभी हुई नहीं है। थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए शहर आकर नौकरी करने लगा। पढ़ने लिखने का शौक है इसलिए पुराने मालिक ने यहाँ लाइब्रेरी में लगवा दिया। कहते हुए मणिकांत उठ खड़ा हुआ। मधु उसे छोड़ने बाहर आई। उसे वापस उसी दिशा में जाते देख मधु ने टोका, तुम अपने कजिन के यहाँ जाने वाले थे ना? हाँ हाँ, पर आज यहीं बहुत देर हो गई है, फिर कभी चला जाऊँगा। उसका रहस्यमय व्यवहार मधु की समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो यह भी शक होने लगा था कि वह अपने कजिन से नहीं बल्कि उसी से मिलने आया था। रात को मधु ने सुमित को मणिकांत के बारे में सब कुछ बता दिया। भाई कमाल है, सुमित बोले, एक तो बेचारा तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है और तुम हो कि उसी पर शक कर रही हो। खुद ही तो कहती रहती हो कि मैं गृहस्थी और विशु को अकेले ही संभालते संभालते थक जाती हूँ, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। अब यदि ये हेल्पिंग हैंड आ गया है तो अपनी शिकायतों को खत्म कर दो। चाहो तो उसे काम के बदले पैसे दे दिया करो,
ताकि तुम्हें उससे काम लेने में संकोच न हो। ये भी ठीक है। मधु को सुमित की बात जच गई। अब मधु गाहे बगाहे मणिकांत की मदद ले लेती। वह तो हर रोज आने को तैयार था, पर मधु का रवैया भाव कम ही आता था। हाँ, जब भी मणिकांत आता, मधु के ढेर काम निपटा जाता। कभी बिना कहे ही शाम को ढेरों सब्जियां लेकर पहुंच जाता। मधु उसे हिसाब से कुछ ज्यादा ही पैसे पकड़ा देती। फिर वह देर तक विशु को खिलाता रहता। तब तक मधु सारे काम निपटा लेती। फिर मधु उसे खाना खिलाकर ही भेजती थी। पैसे लेने में शुरू में तो मणिकांत ने बहुत आनाकानी की, पर जब मधु ने धमकी दी कि फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो वह पैसा लेने के लिए मान गया। विशु भी अब उससे बहुत हिलमिल गया था। मधु को भी उसकी आदत सी पड़ गई थी। वह मणिकांत को छोटे भाई की तरह स्नेह करने लगी थी। मणिकांत के मुंह से भी अब उसके लिए मैडम की जगह दीदी संबोधन निकलने लगा था, जिसे सुनकर बड़ी बहन के बड़प्पन से फूल उठता। सुमित भी खुश था, क्योंकि अब उसके देर से आने पर भी मधु खुशी मन से उसका स्वागत करती थी, वरना पहले तो वह शिकायतों का अंबार लगा देती थी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि इतने लंबे समय में भी सुमित और मणिकांत का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था। कारण एक तो वह छुट्टी वाले दिन नहीं आता था, दूसरे वह कभी देर रात तक नहीं रुकता था। सुमित को मणिकांत से मिलवाने के लिए मधु ने एक रविवार मणिकांत को लंच के समय आने को कहा। नियत समय पर मणिकांत तो पहुंच गया, लेकिन ऑफिस से जरूरी फोन आ जाने के कारण सुमित उस के आने से पहले ही निकल गए। देर तक इंतजार कर आखिर मणिकांत बिना मिले ही चला गया, जिसका मधु को भी बहुत अफसोस रहा। इस घटना के कुछ दिन बाद मधु एक दिन कॉलेज पहुंची तो उसे लगा कि आज कॉलेज की फिजा कुछ बदली बदली सी है। विद्यार्थी से लेकर साथी अध्यापक तक उसे विचित्र नजरों से घूर रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से पीड़ित मधु स्टाफ रूम में जाकर बैठी ही थी कि एक चपरासी ने आकर सूचित किया कि मैडम, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। अनमनी सी वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसी जिम्मेदार और गंभीर व्यक्तित्व वाली प्रवक्ता ने इतना घटिया कदम क्यों उठाया। बिना किसी भूमिका के प्रिंसिपल ने अपनी बात कह दी। जी? मधु बौखला उठी। आप कहना क्या चाहते हैं? कॉलेज के एक अदने से चपरासी मणिकांत के संग नाजायज संबंध रखते हुए आपको शर्म नहीं आई? विद्यार्थियों के सम्मुख ये कैसा आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं आप होश में तो हैं? इतना गंदा आरोप लगाने से पहले आपने कुछ सोचा तो होता। क्रोध के आवेश में मधु थर थर कांप रही थी। पूरी तहकीकात करने के बाद ही मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। आपके साथी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने कई बार आप दोनों को अकेले बातचीत करते भी देखा है। क्या किसी से बात करना गुनाह है? आपके पड़ोसियों ने भी पूछताछ में बताया है कि वह अक्सर आपके यहाँ आता है और आपके पति की गैर मौजूदगी में काफ़ी वक्त वहाँ गुजारता है। हाँ, तो इससे आप जो आरोप लगा रहे हैं वह तो सिद्ध नहीं होता। मणि मेरे छोटे भाई की तरह है और हम दोनों बहन भाई की तरह ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मधु गुस्से में बोली। आप मणिकांत को बुलवाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह आज कॉलेज नहीं आया है, घर पर भी नहीं मिला। शायद भेद खुल जाने के बहस से शहर छोड़कर भाग गया है। जब कोई भेद है ही नहीं तो खुलेगा क्या? हमारा रिश्ता शीशे की तरह पाक साफ है। मेरे पति को भी मुझ पर पूरा विश्वास है। आज तक हमारे संबंधों को लेकर उन्होंने कभी कोई शक नहीं किया। प्रिंसिपल मधु को ऐसे देखने लगे मानो सामने कोई पागल खड़ा हो। क्या आप नहीं जानती कि आप पर चरित्रहीन होने का आरोप आपके पति ने ही लगाया है? क्या? मधु के लिए दूसरा बड़ा आघात था। वह आपसे तलाक चाहते हैं, प्रिंसिपल साहब बोले। इसी बारे में साक्ष्य जुटाने सुमित जी कल कॉलेज आए थे। आप तब तक घर जा चुकी थीं। उन्होंने मणिकांत से आपके अवैध संबंधों के बारे में पूछताछ की। आपकी चरित्रहीनता विद्यार्थियों पर गलत प्रभाव डाले, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप त्यागपत्र दे दें। मधु की कर्तव्य विमूढ़ बैठी रही। उसे गहरा मानसिक आघात लगा था। मैं आपकी मनोदशा समझ रहा हूँ, पर मजबूर हूँ। अब आप जा सकती हैं। लड़खड़ाते कदमों से मधु कैसे कॉलेज से निकली और कैसे घर पहुंची, उसे खुद होश न था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अपने केबिन में बैठकर कंपनी की उन्नति के लिए
स्ट्रैटेजी रचने वाला उसका पति उसके खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी रचता रहा और उसे भनक तक नहीं लगी। लेकिन सुमित ने यह सब किया क्यों? क्या मणिकांत उसी का आदमी था? सोच सोच कर मधु का भेजा घूम रहा था। लाइब्रेरी और ऑफिस आदि में फ़ोन से पूछताछ करने पर मधु को पता चला कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सुमित साहब ने उसे कॉलेज लाइब्रेरी में लगवाया था। मधु का अगला दिन भी आंसू बहाने और तहकीकात करने में बीत गया। न मणिकांत मिला और ना ही सुमित घर लौटे। सुमित के मोबाइल पर घंटी जाती रही और फिर फ़ोन कट जाता। मधु की भूख प्यास गायब हो चुकी थी, आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह छत की ओर टकटकी लगाए लेटी थी, तभी दरवाजे पर ठकठक हुई। जरूर सुमित होंगे, सोचकर मधु ने लपककर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने मणिकांत को देख वह एक बारगी स्तब्ध रह गई। फिर उसका कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ जमा दिए। आस्तीन के सांप, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देने के बाद अब यहाँ क्या लेने आए हो? दीदी वो, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे दीदी कहा। दीदी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। मुझे खुद नहीं पता था कि सुमित साहब के इरादे इतने भयानक हैं। कब से जानते हो तुम सुमित को? मैं पहले उन्हीं के ऑफिस में काम करता था। उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता था, बस इतना पता था कि मालिक की मौत के बाद अब साहब ही कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। मालकिन भी उन्हीं के इशारों पर नाचती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया और कहा कि मुझे उनका एक काम करना होगा। ऑफिस में व्यस्तता की वजह से वह अपनी बीवी यानी आपकी पर्याप्त मदद नहीं कर पाते, जिससे आप काफ़ी तनाव में रहती हैं। वह मुझे आपके कॉलेज में लगवा देंगे। मुझे धीरे धीरे आपको विश्वास में लेकर घर और वीशु की देखभाल का काम संभालना होगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों? मधु ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भी उनकी यह बात समझ में नहीं आई थी, इसीलिए मैंने भी यही सवाल किया था। तब उन्होंने बताया कि आप नौकर या आया रखने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि एक अनजान आदमी से आपको हमेशा घर और वीशु की सुरक्षा की चिंता सताती रहेगी। इसलिए मुझे पहले जाने अनजाने आपकी मदद कर आपका विश्वास जीतना होगा। इस कार्य में साहब ने मेरी पूरी मदद करने का भरोसा भी दिया, क्योंकि वे आपको परेशान नहीं देख सकते थे। उस रोज़ रविवार के दिन जब आपने मुझे लंच पर साहब से मिलवाने की बात कही थी, तो मुझे लगा शायद आज साहब आपके सामने अपने सरप्राइज़ का खुलासा करेंगे, लेकिन वह तो मेरे आने से पहले ही चले गए थे। सरप्राइज़ तो उन्होंने मुझे कल बुला कर दिया। वह कंपनी की विधवा मालकिन से शादी रचाकर कंपनी के एक छत्र मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले आपसे तलाक लेना होगा और इसके लिए उनके पास आपके खिलाफ ठोस साक्ष्य होने चाहिए। आप पर चरित्रहीनता का लांछन लगाने के लिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया। मैं तो यह सोचकर उनके इशारों पर चलता रहा कि एक नेक काम में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, पर छी, थू है ऐसे आदमी पर जो पैसे के लालच में इतना गिर गया है कि अपनी बीवी के चरित्र पर ही कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन उन्होंने तुम्हें कल क्यों बुलाया? वह नीच आदमी चाहता है कि सच्चाई जानने के बाद भी मैं उसके इशारों पर काम करूं। उसने 50,000 रुपये निकालकर मेरे सामने रख दिए और कहा कि वह और भी देने को तैयार है, लेकिन मुझे अदालत में उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। बयान देना होगा कि आप चरित्रहीन हैं और आप मेरे संग। शर्म से मणिकांत ने गर्दन झुका ली। तो अब तुम क्या? मधु ने थूक गटकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मेरा चरित्र उस नीच आदमी के चरित्र जितना सस्ता नहीं है दीदी, मणिकांत बोला। पैसा होते हुए भी और पैसे के लालच में वह इतना गिर गया कि अपनी बीवी के चरित्र का सौदा करने लगा। ऐसा पैसा पाकर भी मैं क्या करूँगा जिससे इंसान इंसान न रहे, हैवान बन जाए। हालांकि बात न मानने पर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, पर मैं उसे उसके कुटिल मकसद में कामयाब नहीं होना दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। थूकता हूँ मैं ऐसी जिंदगी पर, आप कुछ भी करें, लेकिन मैं दुनिया को आपके चरित्र की सच्चाई बताकर रहूँगा और उस चरित्रहीन को समाज के सामने नंगा कर दूंगा। आवेश से तमतमाते मणिकांत की बातों ने मधु को झकझोर कर रख दिया। उसके मानस पटल में बिजली कौंध रही थी और उसमें एक ही वाक्य उभर उभर कर आ रहा था।
करोड़ों की संपत्ति का स्वामी सुमित इस सच्चरित्र के स्वामी मणिकांत के सम्मुख कितना दीनहीन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।